हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यूपी टेट की जो क्लासेस आपकी चल रही हैं और आप अच्छे से उसे देख रहे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि सीडीपी की 2 क्लासेस जो हुई हैं आपने अच्छे से देखी होंगी। ठीक है, देखिए ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी चीज़ों को पढ़ा देता हूँ, बहुत अच्छे से समझा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। इसी टॉपिक को जो मैंने आपको पढ़ाया है आधे घंटे में या 30 मिनट में, ठीक है, उसी को एक एक घंटे 2-2 घंटे में टीचर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको देख लेनी है। और मेरे में तो फास्ट फॉरवर्ड करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी बोलता हूँ कि फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं करना पड़ेगा आपको। मुझे पता है कि आप सभी को टीचर बनना है और सभी का सपना है सरकारी नौकरी। तो ये इतना मान लो कि यूपी टेट सिर्फ एग्ज़ाम नहीं है आपके लिए, ये आपके फ्यूचर और रिस्पेक्ट का गेट है। ठीक है, जिसे आपको तोड़ना है और उससे आगे निकलना है। अगर आज आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो यही चीज़ आपको सर या मैडम बनाकर आपको खड़ा कर देगी कल। तो बहुत से लोग हैं जो डरते हैं सीडीपी से। तो सीडीपी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें कम मेहनत में ज़्यादा नंबर आ सकते हैं। ठीक है, सिर्फ रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। और मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगा ताकि आपको भी मज़ा आए। ठीक है, तो बस यही है कि आप 1 घंटा डेली दें सीडीपी को। सीडीपी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 में 30 लाना बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो जो था हमारा, उसमें हमने शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था। 2-3 मिनट में उसका रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको पता कि शिक्षा मनोविज्ञान 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। शिक्षा शब्द के बारे में मैंने बताया कि ये संस्कृत के शिक्ष धातु में आ प्रत्यय लगने से बना है। यहाँ पे शिक्ष का अर्थ होता है सीखना या सिखाना, और शिक्षा में अगर इसमें आ प्रत्यय जुड़ जाता है तो ये हो जाता है शिक्षा। ठीक है, शिक्ष धातु का मतलब क्या है, तो शिक्ष धातु का मतलब है सीखना और सिखाना। अगर इसमें आ प्रत्यय लग जाएगा और ये बन जाएगा शिक्षा, तो इसका अर्थ हो जाएगा सीखना व सिखाने की क्रिया। अगर अंग्रेजी भाषा में हम बात करें तो अंग्रेजी भाषा में जो शिक्षा है उसे एजुकेशन कहते हैं। और एजुकेशन शब्द की अगर हम बात करें तो ये इसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडुकेटम, एडुशियर और एडुकेयर से हुई है। 3 शब्द हैं। एडुकेटम जिसका अर्थ होता है शिक्षित करना, एडुशियर का अर्थ होता है विकसित करना, और एडुकेयर का अर्थ होता है आगे बढ़ना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद है शिक्षा प्लस मनोविज्ञान। तो यहाँ पे शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन लाना। हम किसी को शिक्षित क्यों करते हैं, ताकि हमें उसके व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो व्यवहार का अध्ययन करना। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन करना क्या कहलाता है, शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। बहुत सारी डेफिनेशन दी, एस एस मैकेंजी ने दी, अरस्तु ने दी, महात्मा गांधी ने दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हम जान लेते हैं पहले अरस्तु की। इन्होंने कहा कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएलएड में भी कई बार आई है कि शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, अरस्तु ने कहा। महात्मा गांधी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि शिक्षा का अर्थ उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना माना गया है जो मनुष्य तथा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में विद्यमान है। मैंने कहा कि महात्मा गांधी की जो डेफिनेशन होती है उसमें आत्मा शब्द आता है, ज़्यादातर यही रहता है। तो याद करना भी आसान था कि शिक्षा का अर्थ क्या है, उन सर्वश्रेष्ठ गुणों को विकसित करना माना गया है जो मनुष्य तथा बालक के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में कहीं विद्यमान है। ठीक है, मनुष्य और बालक की बात की है, और कहाँ का विद्यमान है, तो शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में। फ्रॉवेल ने क्या कहा कि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी आंतरिक शक्तियों या अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। आसान है। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो मनोविज्ञान के नियमों व सिद्धांतों का जब हम शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान कहते हैं। इसका इतिहास हमने जाना कि मनोविज्ञान की शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई थी 1900 ईस्वी में। ठीक है, पहले ये किसकी शाखा थी, तो मनोविज्ञान की शाखा थी, और 1900 ईस्वी में ये आई थी, इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन अलग सब्जेक्ट ये कब बना, तो स्वतंत्र विषय का इसे दर्जा मिला था 1920 में, यानी कि 20 साल बाद। उपयोगिता हमने देखी शिक्षा मनोविज्ञान की कि बच्चों को समझाना ताकि उनकी रुचि, क्षमता, मानसिक स्तर का हमें पता चले। शिक्षण विधि का चयन करने में हमें हेल्प होती है शिक्षा मनोविज्ञान में। बच्चे अनुशासन में रहते हैं, जब चीज़ें उन्हें समझ में आती है तो इसमें शिक्षा मनोविज्ञान बहुत हेल्प करती है। पाठ्यक्रम के निर्माण में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत हेल्प करती है। तो ये सारी यूटिलिटी हो जाएंगी शिक्षा मनोविज्ञान की, ये उपयोगिता हो जाएंगी। शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं भी हमने देखी थी, जैसे कॉल सैनिक ने जो दी थी कि मनोविज्ञान के सिद्धांतों और परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। पील की डेफिनेशन बहुत आसान थी, छोटी सी थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। क्रो ने क्या कहा, तो मैंने कहा था कि कौवे से याद रखना जिंदगी भर काँव काँव करता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। तो यही इन्होंने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करती है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। एक और डेफिनेशन थी कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसमें शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। ठीक है, तो ये कहा था स्किनर ने क्या कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण और अधिगम से संबंधित है। फिर
क्वेश्चन आंसर मैंने आपको कराए थे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आ चुके हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को माना जाता है। 1890 में शिक्षा मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो जॉन ड्यूबी ने की। इन्होंने शिक्षा को क्या बताया था, 3 ध्रुवीय प्रक्रिया बताया था। 3 ध्रुव कौन से थे, तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र कौन सा होता है, तो बालक होता है। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी थी, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी थी, जो 1903 में थॉर्नडाइक ने लिखी थी। फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति यानी कि नेचर कैसा है, तो वो वैज्ञानिक है, ठीक है, साइंटिफिक है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना होता है। फिर है कि मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि या पुराना मेथड कौन सा है, तो वो है आत्मनिरीक्षण या आत्मदर्शन विधि, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन मेथड। फिर है कि आत्मनिरीक्षण विधि या अंतर्दर्शन विधि की प्रतिपादक कौन है, किसने दी थी आत्मनिरीक्षण विधि, तो ये दी थी आपकी विलियम वुंड और टिचनर ने। याद कर लेना कि विलियम वुंड और टिचनर ने आत्मनिरीक्षण या आत्मदर्शन विधि दी थी। फिर है कि शिक्षण प्रक्रिया में 3 घटक कौन कौन से होते हैं, तो पहला होता है स्वतंत्र चर जो टीचर होता है, फिर आश्रित चर जो स्टूडेंट होता है, और फिर तीसरा है आपका हस्तक्षेप चर जिसमें पाठ्यक्रम या शिक्षण विधियां आती हैं। फिर लास्ट में एक क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, ठीक है, तो व्यक्तिनिष्ठ विधि कौन सी थी आपकी, तो अंतर्दर्शन विधि थी। तो इतनी चीज़ें अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ी थी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल विकास में जो हमारा एक छोटा सा टॉपिक है वृद्धि तथा विकास, ठीक है, हम इसकी बात करेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, डीएलएड में भी आपने पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले ये जानेंगे कि वृद्धि होता क्या है और विकास होता क्या है। तो देखिए, वृद्धि को अभिवृद्धि भी कहा जाता है, तो एग्जाम में आपको वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों देखने को मिल सकते हैं। इसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। और इससे तात्पर्य क्या होता है, तो वृद्धि से तात्पर्य किसी जीव, वस्तु या स्थिति के आकार, आयतन, वजन, ऊंचाई या संख्या में होने वाली शारीरिक तथा मात्रात्मक बढ़त से। यानी वृद्धि हम किसे कहते हैं कि किसी भी चीज में बढ़ोतरी हो रही है तो हम उससे क्या कहते हैं, वृद्धि हो रही है। अगर हम शरीर में देखें, शारीरिक संरचना में देखें कि वृद्धि कैसे होती है, तो आप देखते हैं आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वजन बढ़ता है, ठीक है, आपका आकार जो शेप है बॉडी का वो चेंज होता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो वृद्धि से तात्पर्य क्या हो जाएगा कि किसी जीव, वस्तु या स्थिति के आकार, आयतन, वजन, ऊंचाई या संख्या में होने वाली शारीरिक तथा मात्रात्मक बढ़त को हम क्या कह देते हैं, वृद्धि या अभिवृद्धि कह देते हैं। हरलॉक ने क्या कहा है इसके बारे में, तो इन्होंने कहा कि वृद्धि से आशय प्राणी के आकार और संरचना में परिवर्तन से है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि हरलॉक ने कहा है कि वृद्धि से आशय क्या है, तो प्राणी के आकार और संरचना में जब परिवर्तन होता है तो उसे हम वृद्धि कहेंगे। ये हरलॉक ने कहा था। मेरेदिथ ने क्या कहा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरेदिथ ने कहा कि वृद्धि का अर्थ शारीरिक विकार तथा आकार में होने वाले परिवर्तन से होता है। अगर आपके शरीर में कोई भी आप में डिफरेंस देखने को मिलता है, चेंजमेंट होता है, तो मेरेदिथ के अनुसार वो क्या है, वो वृद्धि है। यानी कि वृद्धि का अर्थ क्या है मेरेदिथ के अनुसार, कि शारीरिक विकार या आकार में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है ना, याद कर लेना। अब विकास क्या होता है हम वो जान लेते हैं। तो विकास को हम लोग इंग्लिश में डेवलपमेंट कहते हैं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, जिसमें शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल होते हैं। यानी कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे अगर आप शारीरिक शरीर के हिसाब से बात करें, किसी भी इंसान के शरीर के हिसाब से, तो वृद्धि कब तक रहती है, तो लगभग 18 से 20 साल तक वृद्धि चलती है, जिसमें आपकी हाइट बढ़ती है, उसके बाद हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो ये चीज़ें क्या है कि ये वृद्धि जो है एक निश्चित टाइम तक चलती है, जिंदगी भर नहीं चलती। लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो ये जिंदगी भर चलता है, निरंतर चलती है। एक ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती, कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इंसान छोटा होता है तब भी वो चीज़ों को सीखता है, जब बुढ़ा हो जाता है तब भी वो चीज़ों को सीखता है। तो विकास में मानसिक भी आ जाता है, सामाजिक परिवर्तन भी आ जाते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी आ जाते हैं। तो जो विकास है वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि जो है वो विकास का ही एक छोटा सा पार्ट है। अब विकास की कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। स्किनर ने क्या कहा विकास के बारे में, तो स्किनर ने कहा कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। अगर सिंपल सी कोई छोटी सी डेफिनेशन है तो स्किनर की ही है वो, कि विकास क्या है, एक सतत यानी कि कंटिन्यूस, जो चलती रहती है, रुकती नहीं है, और एक धीमी प्रक्रिया है। विकास एकदम नहीं होता, विकास धीरे धीरे होता है। जैसे वृद्धि जो है आपको एकदम देखने को मिलेगी, जो शरीर में परिवर्तन होते हैं वो वृद्धि होती है, अब वो एकदम देखने को मिलती है, 17-18 साल तक वो हो जाती है। लेकिन विकास क्या, वो धीरे धीरे होता है। मुनरो ने क्या कहा इसके बारे में, तो इंपॉर्टेंट है। मुनरो ने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक
गुजरता है। ठीक है, तो मुंडो की जो डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि परिवर्तन श्रृंखला की एक कड़ी है जिसमें जो बच्चा है वो कहाँ से गुजरता है, तो भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यानी कि जब बच्चा जो होता है वो माँ के गर्भ में होता है तभी से उसका विकास होना शुरू हो जाता है। और ये कब तक चलता है, तो प्रौढ़ावस्था तक चलता रहता है, जब तक वो मर नहीं जाता, विकास कभी खत्म नहीं होता, विकास चलता रहता है। तो ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसे। अब वृद्धि और विकास में अंतर देख लेते हैं, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है अंतर। और एक इसमें क्या कि सीधा सीधा तो नहीं आपसे 5 नंबर में पूछने वाला है, बस क्या करेगा कि मापन के जैसे मापन उसने दे दिया, फीचर मापन है, तो कहेगा कि वृद्धि को मापा जा सकता है, विकास को नहीं मापा जा सकता, या विकास को मापा जा सकता है, वृद्धि को नहीं मापा जा सकता। तो ऐसे करके ये क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स देखेंगे, विशेषता क्या है, फिर दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो पहले हम बात करेंगे स्वरूप की, स्वरूप कैसा है। तो वृद्धि का जो स्वरूप होता है वो एक्सटर्नल होता है, यानी कि बाह्य होता है। ये हम बाहर से भी देख सकते हैं कि वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही। लेकिन विकास क्या होता है, इसका जो स्वरूप होता है वो आंतरिक होता है। और इसमें क्या होता है कि ये चीज़ आप नहीं देख सकते। जैसे क्या आंतरिक में क्या क्या आ जाएगा, जैसे भाषा विकास हो गया बच्चे का, भावनात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हम नहीं देख सकते। ये हम अवलोकन कर सकते हैं। जब हम ऑब्जर्व करेंगे तब हम बता सकते हैं कि इसका भाषा विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बातें कर रहा है बच्चा। लेकिन वृद्धि का क्या होता है, ये बाह्य होता है। इसे हम दूर से ही देख के बता सकते हैं कि बच्चे की हाइट बढ़ गई, पहले आए थे तो छोटा था, अब काफ़ी हाइट बढ़ गई है इसकी। तो स्वरूप जो है वृद्धि का बाह्य होगा और विकास का आंतरिक होगा। मापन की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो वृद्धि को आप माप सकते हैं, वजन कर सकते हैं, बच्चे की हाइट नाप सकते हैं, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता। सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं, सिर्फ ये आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उससे टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है कि इसका अवलोकन कर सकते हैं, माप नहीं सकते। समय सीमा की बात करें तो वृद्धि की जो समय सीमा होती है वो निश्चित होती है। अगर वृद्धि की बात करें तो यही आपका 18-20 साल तक चलती है वृद्धि, जबकि जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है। फिर जो नेक्स्ट है वो है आपका प्रकृति, नेचर कैसा होता है। तो वृद्धि का जो नेचर होता है वो मात्रात्मक होता है। ठीक है, यानी कि माप तौल आप इसमें कर सकते हैं, आप वेट कर सकते हैं, आप हाइट नाप सकते हैं। लेकिन जो विकास होता है इसकी जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक होती है। ठीक है, इसमें मात्रात्मक भी आ जाएगा और वैसे भी आ जाएगा कि क्वालिटी वाइज भी कैसे क्या है कि बच्चा बहुत ज़्यादा सीख रहा है चीज़ों को, उसका भाषा विकास अच्छा है, उसका भावात्मक विकास अच्छा है, शारीरिक विकास में अच्छा कर रहा है। तो ये इसकी जो प्रकृति होती है वो गुणात्मक होती है। प्रकृति याद रखना, नेचर कैसा है, तो वृद्धि का मात्रात्मक है जबकि विकास का गुणात्मक है। अगर हम क्षेत्र की बात करें यानी कि स्कोप, ठीक है, कि एरिया कैसा है, तो वृद्धि की बात करें तो संकुचित एरिया है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है, संकुचित है। जबकि अगर हम बात करें विकास की तो व्यापक एरिया है, ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें तो इसमें सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल होते हैं, जबकि विकास की बात करें तो इसमें शारीरिक साथ साथ मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक, भाषा विकास सभी शामिल है, इसलिए इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि परिवर्तन। अगर परिवर्तन की बात करें तो वृद्धि में सिर्फ शारीरिक परिवर्तन शामिल होता है, जबकि विकास में शारीरिक के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, भावात्मक सभी तरीके के परिवर्तन शामिल होते हैं। अगर हम बात करें प्रत्यक्षता की तो वृद्धि को हम देख सकते हैं, ठीक है, अपनी आंखों से देख सकते हैं, जबकि जो विकास होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, इसे आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ कार्यों से पता चलेगा बच्चों की कि इसका कैसा विकास हो रहा है। भाषा विकास के लिए आप क्या करेंगे, उससे बोलकर देखेंगे, उससे बातचीत करेंगे, तब आपको भाषा विकास पता चलेगा, दूर से देखकर हम नहीं बता सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट विशेषता है वो है सीक्वेंस, यानी कि क्रम। क्रम क्या रहता है, तो वृद्धि का जो क्रम होता है वो अनियमित होती है। वृद्धि जो होती है वो कैसे होती है, अनियमित होती है, यानी कि इर्रेगुलर होती है। इसमें सभी अंग जो होते हैं वो समान गति से नहीं बढ़ते। कभी आपकी हाइट जो है वो बढ़ जाती है एकदम, वजन बिल्कुल मतलब वैसे ही रहता है सेम, और कभी आपका वजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हाइट सेम रहती है। कभी क्या होता है कि आपका जो धड़ होता है ऊपर वाला वो ज़्यादा हाइट उसकी हो जाती है, नीचे वाले की कम रहती है, कभी नीचे वाले की ज़्यादा हो जाती है, ऊपर वाले की कम हो जाती है, लेकिन बाद में आते आते सब सही हो जाता है। तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें तो वृद्धि जो होती है वो अनियमित होती है, जबकि विकास की बात करें तो एक निश्चित क्रम होता है इसका एक निश्चित क्रम होगा कि कब आपका शारीरिक विकास होगा तेजी से, कब मानसिक विकास होगा, कब भावात्मक विकास होगा। तो एक सबका क्या होता है, एक निश्चित क्रम होता है। तो क्या कह सकते हैं कि क्रम क्या है, इसका इरेगुलर है वृद्धि का, जबकि उसका रेगुलर है, यानी कि एक निश्चित क्रम होता है। पक्ष की अगर हम बात करें तो वृद्धि का पक्ष कैसा होता है, तो ये होता है संरचनात्मक। कैसा होता है, संरचनात्मक। ये याद रख लेना कि वृद्धि का जो पक्ष होता है वो संरचनात्मक होता है, जबकि विकास का जो पक्ष होता है वो कार्यात्मक होता है, ठीक है, फंक्शनल होता है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है इसका निर्भरता। वृद्धि किस पर निर्भर करेगी, किस पर डिपेंड होगी वृद्धि, तो वृद्धि जो होती है वो आपकी आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स और पोषण यानी कि न्यूट्रिशन पर निर्भर करती है।
ठीक है। वृद्धि जो है वो दो चीज़ों पे निर्भर करती है, आपकी आनुवांशिक पे और पोषण पे, और भी कुछ पॉइंट्स हैं उन पे भी निर्भर करती है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट दो ही हैं, आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स पे और न्यूट्रिशन, इन दोनों पे डिपेंड करती है वृद्धि। अगर हम विकास की बात करें तो ये किस पे डिपेंड करेगी, तो विकास आनुवंशिकता, सामाजिक परिवेश, शिक्षा, अनुभव पर निर्भर करती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर विकास निर्भर करता है कि आपके मम्मी पापा की जेनेटिक्स आपको जो मिले, जीन्स मिले, वो कैसे हैं, उसके बाद आप कैसे सामाजिक परिवेश में रह रहे हैं, आपको कैसी एजुकेशन मिल रही है, शिक्षा मिल रही है, आपका एक्सपीरियंस कैसा हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है विकास। तो इन की पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे विकास में होने वाले बदलावों के प्रकार, कि विकास में कौन कौन से प्रकार बदलाव देखने को मिलते हैं आपको। तो विकास एक कैसी प्रक्रिया है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें कई बदलाव शामिल होते हैं। ठीक है, तो विकास कैसी प्रक्रिया है, तो मल्टी डायमेंशनल है, यानी कि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, इसमें कई सारे बदलाव शामिल होते हैं। तो विकास में कौन कौन से बदलाव शामिल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जैविक बदलाव, यानी कि बायोलॉजिकल चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। और ये किससे जुड़े होंगे, तो जैविक की बात हो रही है तो ये शरीर से जुड़े होते हैं, शरीर से संबंधित होते हैं। एग्जाम्पल में देखें तो ऊंचाई का बढ़ना, वजन में परिवर्तन होना, मस्तिष्क तथा हृदय का विकास, तो ये सारे जैविक परिवर्तन हैं जो बायोलॉजिकल होते हैं, जो शरीर से संबंधित होते हैं। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो है संज्ञानात्मक बदलाव। तो हम बदलाव की बात कर रहे हैं जो विकास के अंदर होते हैं किसी भी व्यक्ति में। तो जैविक बदलाव में क्या होता है, तो ये शरीर से संबंधित होते हैं, इसमें ऊंचाई, वजन में परिवर्तन, मस्तिष्क, हृदय का विकास, यह आ जाता है। दूसरा आपका संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक का मतलब ही होता है दिमाग से संबंधित, यानी कि आपके दिमाग का विकास। तो इसमें क्या आएगा, तो यह सोचने और समझने की क्षमता से संबंधित होता है। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित होगा, तो दिमाग से संबंधित होता है, ये याद रखना। और दिमाग से मतलब है कि आपकी सोचने समझने की क्षमता की बात इसमें की जा रही है। तो यह किससे संबंधित होता है, तो यह सोचने और समझने की क्षमता से संबंधित होता है। इसमें आपका ध्यान केंद्रित करना, स्मृति यानी आपकी मेमोरी कैसी है, सीखना, आप कैसे सीखते हैं चीज़ों को, समस्या समाधान शामिल है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो आपका ध्यान केंद्रित करना, स्मृति, सीखना, समस्या समाधान, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं आपकी संज्ञानात्मक विकास में। ठीक है, संज्ञानात्मक जो बदलाव होते हैं। फिर तीसरा जो बदलाव होता है विकास के अंतर्गत वो होता है आपका सामाजिक भावात्मक बदलाव। ठीक है, सामाजिक भावात्मक बदलाव यानी कि सोशल इमोशनल चेंजेस, ये कैसे होते हैं, तो यह हमारे दूसरों के साथ संबंध तथा भावनाओं से जुड़े होते हैं कि हम दूसरों के साथ कैसा बिहेव करते हैं, कैसे उनसे बातचीत करते हैं, कहीं हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा अजीब तो नहीं है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का कैसे विकास होता है, तो सामाजिक और भावात्मक इसमें बदलाव देखने को मिलते हैं कि हम धीरे धीरे क्या करते हैं, समाज से जुड़ने की कोशिश करते हैं, नए नए दोस्त बनाते हैं, अपने घर वालों से बातचीत करते हैं, उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं। ठीक है, उनसे मिलते जुलते हैं, नई नई चीज़ें सीखते हैं। तो सभी से क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, समाज से घुलने मिलने की कोशिश करते हैं। तो ये बदलाव धीरे धीरे देखने को मिलते हैं और ये भी विकास के अंतर्गत ही आता है जो बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे छोटे पे हम अकेले खेलना पसंद करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने खिलौने शेयर करने लगते हैं बच्चे, फिर वो क्या करेंगे, समाज में जाके इधर उधर खेलने लग जाएंगे, फिर बड़े होंगे तो और दोस्त बनाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये भी बदलाव किसमें आते हैं, विकास के अंतर्गत है। एग्जाम्पल क्या दिया कि बच्चा अपनी माँ को गले लगाता है छोटे पे, तो ये भी क्या है, सामाजिक भावात्मक बदलाव है। फिर दूसरा क्या कि खेल में हारने पर बच्चा दुखी हो जाता है, तो ये भी इसी का एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन आता है कि खेल में हारने पे बच्चा दुखी होता है, तो ये किस प्रकार का बदलाव है विकास के अंतर्गत, ऊपर वाले पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपको, तो आपको उसमें चूज करना होगा। तो ये कैसा बदलाव है, तो सामाजिक भावात्मक बदलाव है। इमोशंस जुड़े हो तो समझ जाना कि यही वाला होगा। अब हम विकास की विशेषताएं देख लेते हैं कि विकास की विशेषताएं क्या है, डेवलपमेंट की विशेषताएं क्या होती हैं। तो पहला तो यही है कि जीवन भर होता है विकास, हमेशा चलता रहता है। कहाँ से शुरू होता है, तो माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है और जब तक मृत्यु नहीं होती किसी भी इंसान की तब तक ये विकास चलता रहता है। दूसरा है कि विकास एकीकृत होता है, यानी कि इंटीग्रेटेड होता है। जैविक, संज्ञानात्मक तथा सामाजिक भावात्मक प्रक्रिया आपस में जुड़ी होती है। ठीक है, तो विकास के जितने भी पक्ष हैं वो सारे आपस में जुड़े होते हैं, चाहे वो जैविक पक्ष हो, चाहे वो संज्ञानात्मक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक भावात्मक पक्ष हो, तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि विकास कैसी प्रक्रिया है, एकीकृत प्रक्रिया होती है या एकीकृत होता है। तो सभी जो प्रक्रिया होती है वो आपस में जुड़ी होती है इसमें। तीसरा कि विकास बहुआयामी होती है, मल्टी डायमेंशनल होता है। किसी आयाम के कुछ हिस्से बढ़ते हैं तो कुछ घटते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, तो उम्र के साथ क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, लेकिन शारीरिक गति जो होती है वो कम होती जाती है। तो विकास में बहुत सारे डायमेंशनल हैं, बहुआयामी हम इसे कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि कुछ जो आयाम होते हैं वो ग्रोथ करते हैं तो कभी कुछ घट जाते हैं। जैसे कि उम्र के साथ क्या होता है, एक्सपीरियंस तो हमारा बढ़ता है उम्र के साथ, लेकिन हमारी जो शारीरिक क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी। और क्या है, विकास लचीला होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुधार, सकारात्मक विकास कर सकता है। ठीक है, तो विकास ऐसा नहीं है कि सीधा मतलब कठोर हो कि हम उसमें चेंजमेंट नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबल ना हो। तो विकास कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है।
ऐसा नहीं कि हम गलत चीज़ों से सीखते नहीं कुछ, हम क्या है कि अगर विपरीत परिस्थितियाँ भी आती हैं तो उसके बावजूद भी हम चीज़ों को सीखते हैं, उसमें सुधार करते हैं और पॉजिटिवनेस हमारे अंदर लाने की कोशिश करते हैं। तो यही इसमें कहा गया कि विकास लचीला होता है। अगर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियाँ में भी है तब भी उसके बावजूद वो क्या करेगा, खुद में सुधार करेगा और सकारात्मक विकास कर फिर सकता लास्ट है आपका कि विकास संचयी होता है, यानी कि विकास पहले के अनुभवों व सीख पर आधारित होता है। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं उसे हम जोड़ते चले जाते हैं। अगर वैसी प्रॉब्लम फ्यूचर में आती है तो हम वही उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जैसे हमने पहले रिएक्ट किया था। बस जैसे हमने पहले उस जो समस्या थी, जो प्रॉब्लम थी, उससे छुटकारा पाया था, तो हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं। तभी कहा गया कि विकास कैसा होता है, तो संचयी होता है। अब हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत की, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देखिए विकास में क्या होता है, दो चीज़ों का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। पहला परिपक्वता और दूसरा अधगम। अधगम का मतलब सीखना होता है। कहीं भी अधगम शब्द है तो उसका मतलब सीधा सीधा समझ जाना, लर्निंग की बात हो रही है, सीखने की बात हो रही है। और विकास में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा योगदान है। पहला परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी और दूसरा अधगम यानी कि सीखना। अब इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन 1 नंबर में बन जाता है कि विकास बराबर परिपक्वता प्लस अधगम लिख देगा कहीं पर, कहीं डिवाइड अधगम कर देगा, ऐसे करके ये बन जाते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, आपको याद रखना है कि विकास बराबर परिपक्वता इंटू अधगम होता है। दूसरा होता है विकास बराबर आनुवंशिकता इंटू वातावरण, यानी कि विकास में दो चीज़ों का सबसे ज़्यादा असर होता है। पहला आनुवंशिकता, जो मम्मी पापा से आपको जीन्स मिल रहे होते हैं, और दूसरा जैसे वातावरण में आप रहते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो दोनों को ही आपको याद रखना है कि मेच्योरिटी इंटू अधगम भी होता है और आनुवंशिकता इंटू वातावरण भी होता है। अब हम प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं विकास के। तो पहला है कि विकास निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीज़ याद रखना कि विकास कैसी प्रक्रिया है, तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कंटिन्यूस चलती रहती है, रुकती नहीं है। ठीक है। दूसरा है कि विकास क्रमबद्ध तथा क्रमिक होता है। विकास कैसा होता है, तो क्रमबद्ध होता है, एक सीक्वेंस में होता है। जैसे क्या कि बच्चों का अगर विकास हम कर रहे हैं, विकास जैसे बच्चों का होता है, तो अगर आप बच्चों को देखें तो पहले क्या होता है, पहले वो खड़े होते हैं, फिर चलना सीखते हैं और फिर दौड़ना सीखते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि सीधा उठे और दौड़ना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो विकास का एक क्रम होता है और उसी क्रम से सारे बच्चों का विकास होता है। ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि कोई बच्चा अचानक से उठता है और भागना शुरू कर देता है। पहले क्या करेगा, वो खड़े होने की कोशिश करेगा, तो पहले वो खड़ा होगा, फिर चलना सीखेगा और लास्ट में वो दौड़ेगा। यही होता है। तो वही बताया गया कि विकास क्रमबद्ध तथा क्रमिक होता है। चाहे इसकी भी हम बात कर लें और शारीरिक विकास की भी अगर हम बात करें, तो शारीरिक विकास का भी क्रम कैसा होता है। अगर बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में होता है, तो पहले उसका सिर जो होता है वो बनता है, उसके बाद उसके हाथ बनते हैं, उसके बाद उसके पैर बनते हैं। यही शारीरिक विकास का क्रम होता है कि पहले क्या होगा, बच्चे का सिर आएगा, उसके बाद हाथ आएंगे, उसके बाद पैर आएंगे। तो विकास कैसी प्रक्रिया है, क्रमबद्ध और क्रमिक होती है, एक क्रम से चलती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि पहले पैर आ गए, उसके बाद हाथ आ रहे हैं, फिर सिर आ रहा है, तो ऐसा नहीं होता। तीसरा प्रिंसिपल क्या है, तीसरा प्रिंसिपल है आपका सिद्धांत जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर। अब ये सामान्य से विशिष्ट की ओर क्या कहता है कि विकास पहले समान गतिविधियों से शुरू होता है, धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है। यानी कि डेवलपमेंट जो होता है, पहले बच्चा क्या करना सीखता है, जो समान गतिविधियां हैं उन्हें करना सीखता है। ऐसा नहीं कि पहले से कठिन काम करना शुरू कर दे, पहले वो छोटी छोटी चीज़ें करेगा जो वो कर सकता है, जो सामान्य चीज़ें हैं। उसके बाद जो विशेष काम है, विशेष कार्य हैं, उन्हें करना वो शुरू करता है। एग्जाम्पल देखें तो बच्चा पहले पूरे शरीर का उपयोग करता है, जैसे रोना, हाथ पैर पटकना। छोटा बच्चा आपने देखा होगा। अब ऐसा नहीं होता कि उंगलियां चला चला के आपको इशारे से बता रहा हो कि मेरे को ये पानी पीना है, ये करना है, वो करना है। वो क्या करता है, रोता है, हाथ पैर पटकता है, पूरे शरीर को हिलाता है। देखा आपने। तो पहले क्या करेगा बच्चा, पूरे शरीर का उपयोग करेगा, फिर विशेष अंगों का यूज़ करेगा, जैसे हाथ पैर की उंगलियां हो गई, ये सारी चीज़ें। तो वही बताया गया कि पहले क्या होता है, विकास समान गतिविधियों से शुरू होता है, धीरे धीरे विशेष कार्यों की ओर बढ़ता है, उंगलियों या विशेष अंगों का उपयोग सीखता है। ठीक है, तो भाई मैंने आपको बताया कि पहले क्या करेगा, पूरी बॉडी का यूज़ करेगा। कोई भी चीज़ बतानी होगी तो पूरी बॉडी का यूज़ करेगा, हिलेगा डुलेगा, हाथ पैर मारेगा। लेकिन बाद में वो क्या करेगा, विशेष चीज़ों को सीखेगा, विशेष कार्यों को सीखेगा, यानी कि फिर उंगलियों तथा विशेष अंगों का उपयोग वो सीखता है। अब चौथा जो प्रिंसिपल है आपका, चौथा जो सिद्धांत है विकास का, वो है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब ये व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है, ये कहता है कि हर कोई भी दो बालक एक जैसे नहीं होते, यानी कि दो बच्चों को आप पकड़ेंगे तो वो एक जैसे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे कैसे नहीं मिलेंगे एक जैसे, तो उनके बालों का रंग अलग हो सकता है, उनकी हाइट अलग हो सकती है, उनका वजन अलग हो सकता है। ठीक है, उनकी शक्ल अलग हो सकती है, कोई गोरा होगा, कोई काला होगा,
कोई लंबा होगा, कोई छोटा होगा, ठीक है। तो कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, यही व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत कहलाता है। ये हर बच्चे के विकास की गति और तरीका भिन्न होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, तो आनुवंशिकता पे तथा पर्यावरण पर निर्भर करता है, ठीक है। वो कैसे पर्यावरण में रह रहा है, जैसे कि क्या है, पहाड़ी इलाके में रह रहा है तो गोरा होगा, अगर चेन्नई वाले एरिया में रह रहा होगा तो काला होगा। तो वही चीज़ कही गई है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी दो बच्चे एक जैसे नहीं होते, उनमें डिफरेंस होता ही होता है। फिर नेक्स्ट जो आपका सिद्धांत है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, वो है एकीकरण का सिद्धांत। ये क्या कहता है, ये कहता है कि बच्चा पहले पूरे अंग को, फिर अंगों के भागों को और अंत में दोनों में समन्वय करना सीखता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन सीखता है। तो एकीकरण का सिद्धांत यही कहता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये सिद्धांत है, ये याद रखना, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो अच्छे से जितने भी प्रिंसिपल हैं, इन्हें इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं आपके लिए, तो प्रिंसिपल बहुत अच्छे से देखना। तो एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है कि बच्चा पहले क्या करेगा, वो पूरे अंग का यूज़ करेगा, जो हमने पहले वाले सिद्धांत में पढ़ा, इससे पहले वाले में, कि पहले क्या करता है, पूरे शरीर को पटकता है, हिलता डुलता है, ये सब करता है। उसके बाद वो ये करता है, अंगों के जो भाग होते हैं उनका यूज़ करना सीखता है। जैसे क्या, पहले पूरा हाथ हिला रहा था, अब वो क्या करने लगा, उंगलियां हिलाना उसने शुरू कर दिया है। लेकिन तीसरे नंबर पे वो क्या करेगा, दोनों में समन्वय बना लेगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन कर लेगा, कि हाथ का भी यूज़ कर लेगा और उंगलियों का भी यूज़ कर लेगा। तो यही सीखता है, यही एकीकरण का सिद्धांत है। ये बच्चा पहले पूरे अंग को, फिर अंगों के भागों को और अंत में दोनों में समन्वय करना सीख जाता है, ठीक है। ये एकीकरण का सिद्धांत कहता है। नेक्स्ट जो सिद्धांत है आपका, वो है विकास की दिशा और पैटर्न। तो विकास की एक निर्धारित दिशा होती है, ठीक है। बच्चे में विकास ऐसे नहीं हो जाता कि कहीं से भी स्टार्ट हो गया बच्चे का विकास। माँ के गर्भ में तो ऐसा नहीं है कि एक हाथ से स्टार्ट हुआ दूसरे हाथ पे खत्म हुआ, तो ऐसे सिद्धांत नहीं होता है, ठीक है। तो इस सिद्धांत ये कहता है कि विकास होता है, उसकी एक निर्धारित दिशा होती है, एक दिशा में वो विकास होता है बच्चे का। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहला है आपका शीर्षाभिमुख सिद्धांत, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी इसका नाम आ जाता है, तो दोनों में ही आपको इसका नाम याद रखना है। तो शीर्षाभिमुख सिद्धांत क्या कहता है, शीर्ष मतलब होता है सिर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, तो इससे ये चीज़ें आसान हो जाएंगी आपके लिए। शीर्ष मतलब होता है सिर, तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि विकास जो होता है वो सिर से शुरू होकर नीचे पैरों की ओर बढ़ता है, यानी कि हेड टू टेल। किसी भी बच्चे का विकास माँ के गर्भ में कैसे होगा, पहले सिर आएगा, उसके बाद धड़ आएगा, उसके बाद पैर आएंगे बच्चे के। तो भाई ये सिद्धांत बताता है कि विकास जो है वो सिर से शुरू होता है और नीचे पैरों की ओर बढ़ता है। दूसरा जो सिद्धांत है वो है आपका समीपो दूरस्थ सिद्धांत। समीपो दूरस्थ सिद्धांत क्या कहता है, तो ये कहता है कि शरीर का केंद्र पहले विकसित होता है, जैसे कि सीना, कंधे, फिर बाहरी अंग। यानी कि ये सिद्धांत ये कह रहा है कि शरीर का जो केंद्र होगा सबसे पहले वो विकसित होगा। केंद्र में आपका सिर भी आ जाएगा, ठीक है, केंद्रीय है। तो शरीर का जो केंद्र होता है वो पहले विकसित होता है, उसके बाद बाहरी अंग विकसित होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि पहले हाथ आपका विकसित, पहले क्या वो उंगलियां आ गई, उसके बाद हथेली आ गई, फिर आपका हाथ आ रहा है, फिर कंधा आ रहा है, उसके बाद अंदर की तरफ विकसित हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता। ये सिद्धांत ये कहता है कि पहले शरीर का केंद्र विकसित होगा, उसके बाद बाहरी अंग विकसित होंगे। तो दोनों ही सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, शीर्षाभिमुख सिद्धांत और समीपो दूरस्थ सिद्धांत। इंग्लिश में भी दोनों के आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत दोनों। अब हम विकास के क्षेत्र देख लेते हैं, डोमेन्स एंड टाइप ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन कौन से डोमेन्स हैं विकास के, डेवलपमेंट के, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्षेत्र होते हैं वो विकास में शामिल होते हैं। पहला शारीरिक क्षेत्र देख लेते हैं, जो फिजिकल डोमेन होता है, ठीक है। तो शारीरिक क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, शरीर, स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास। तो शारीरिक क्षेत्र के अंदर जो भी विकास होता है उसमें क्या क्या आएगा, तो जो शरीर होता है किसी भी इंसान का, उसका स्वास्थ्य है, उसकी जो मोटर क्षमताएं होती हैं उनका विकास। इसमें ऊंचाई, वजन, मांसपेशियों और अंगों का विकास भी शामिल होता है। मोटर स्किल्स दो टाइप की होती हैं। ये जो मोटर स्किल्स वाला क्वेश्चन है ये सीटेट में बहुत पूछा जाता है। अब क्या है ये क्वेश्चन, ये भी हम देख लेंगे। तो देखिए शारीरिक विकास, पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आपका विकास के क्षेत्र। अब विकास के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो पहला शारीरिक विकास आ जाएगा, शारीरिक जो क्षेत्र होता है वो आ जाता है। उसके बाद हम बात करें संज्ञानात्मक क्षेत्र आ जाएगा, भावात्मक क्षेत्र आ जाएगा। ये सारे क्षेत्र जो होते हैं वो विकास में शामिल हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं शारीरिक क्षेत्र की। तो शारीरिक क्षेत्र में क्या देखेंगे हम, तो शरीर, स्वास्थ्य और मोटर क्षमताओं का विकास होता है। इसमें ऊंचाई, वजन, जो मांसपेशियां होती हैं उनके अंगों का विकास शामिल है, और ये दो चीज़ें शारीरिक क्षेत्र में शामिल होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मोटर स्किल्स के बारे में आपने ऊपर पढ़ा कि मोटर क्षमताओं का विकास। अब ये मोटर स्किल्स होती क्या है, मोटर क्षमताएं होती क्या है, तो देखिए मोटर स्किल जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। पहला स्थूल मोटर गतिविधि यानी कि ग्रॉस मोटर स्किल्स, और दूसरा होता है आपका सूक्ष्म मोटर गतिविधियाँ यानी कि फाइन मोटर स्किल्स। तो स्थूल मोटर गतिविधियों में क्या होता है कि बड़ी मांसपेशियों द्वारा किया जाने वाला जो कार्य होता है वो स्थूल मोटर गतिविधियाँ कहलाता है।
यानी कि जब आप बड़ी मांसपेशी का यूज़ करते हैं किसी भी काम को करने में, तो वो क्या कहलाएगा, वो ग्रॉस मोटर स्किल कहलाएगा। यानी कि दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, तो ग्रॉस मोटर स्किल्स में आ जाती हैं। लेकिन जब आप छोटी मांसपेशियों का यूज़ करके कोई कार्य करते हैं तो वो आपका सूक्ष्म मोटर गतिविधि यानी कि फाइन मोटर स्किल्स में आ जाता है। जैसे पेंसिल पकड़ना, सुई में धागा डालना, चित्र बनाना, ये सारे किस में आ जाते हैं, तो सूक्ष्म मोटर गतिविधियों में आ जाते हैं। दोनों में जो डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। स्थूल मतलब बड़ी मांसपेशी, सूक्ष्म मतलब छोटी मांसपेशी। ठीक है, क्लियर है आपको कि स्थूल मोटर गतिविधि में हम क्या करेंगे, बड़ी मांसपेशियों से जो कार्य करेंगे वो स्थूल मोटर गतिविधियों में आ जाएगा, जिसमें दौड़ना, कूदना, रस्सी कूदना, खेलना, ये सब आ जाता है। सूक्ष्म मोटर गतिविधियों में क्या आता है, जब छोटी मांसपेशियों द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो सूक्ष्म मोटर गतिविधियों में आ जाता है, जैसे पेंसिल पकड़ना, चित्र बनाना, सुई में धागा डालना, ये सारा। अब जो दूसरा क्षेत्र है विकास का वो जान लेते हैं। दूसरा क्षेत्र आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र। इसमें क्या है, तो इसमें सोचने, समझने, तर्क, समस्या हल करने तथा भाषा का विकास आता है। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में हम क्या देखेंगे, जो मैंने आपको बताया था दिमाग से संबंधित होती है, तो इसमें हम सोचने की शक्ति, सोचने समझने की, तर्क करने की, समस्या हल करने की और भाषा का विकास देखते हैं। दूसरा, ध्यान तथा स्मृति में कितनी वृद्धि हो रही है हम वो देखते हैं इसमें। भाषा कौशल तथा बौद्धिक क्षमताओं का जो विकास है हम वो देखते हैं इसमें। तो तीन चीज़ें हमने देख ली, सोचने समझने, तर्क और समस्या हल करने और भाषा का विकास देख लिया, और स्मृति और ध्यान देख लिया, और भाषा कौशल और बौद्धिक क्षमताओं का विकास देख लिया। तो जो भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें होती हैं वो संज्ञानात्मक क्षेत्र में ही आती हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देखें कि बच्चा रंग और आकार पहचानता है, फिर गिनती हल करना सीखता है और आगे चलकर गणितीय जो समस्याएं होती हैं उन्हें हल करता है। तो एग्जाम्पल में यही कि पहले क्या करेगा बच्चा, जब छोटा होगा तो वो रंग पहचानेगा, कलर पहचानेगा, जो भी चीज़ें हैं, उसके बाद उनका आकार पहचानेगा, फिर क्या करेगा, रंगों के हिसाब से और आकार के हिसाब से चीज़ों को सेट करना सीख जाएगा, फिर वो गिनती करना सीखता है चीज़ों को, फिर वो आगे चल के जो गणितीय समस्याएं होती है उन्हें सॉल्व करना सीखता है। तो ये आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र है। तीसरा है आपका सामाजिक क्षेत्र। अब ये सामाजिक क्षेत्र क्या कहता है, सोशल डोमेन क्या कहता है, दूसरों के साथ संबंध और सामाजिक कौशल का विकास। ठीक है, कि आप दूसरों के साथ संबंध कैसे रखते हैं, समाज में कैसे घुलते मिलते हैं, आपका सामाजिक कौशल कैसा है, उसका विकास कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देख लेते हैं। आप समूह में काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नेतृत्व कर पाते हैं किसी चीज़ का नहीं कर पाते हैं, तो ये इसमें हम ये चेक करते हैं। परिवार, मित्र और समाज के साथ कैसा आपका मेल जोल है, तो ये सारा किस में आता है, सामाजिक क्षेत्र में आता है। तो हम पता करते हैं कि अगर विकास में आपका सामाजिक विकास हुआ है कि नहीं हुआ, तो ये सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं कि आप समूह में काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, नेतृत्व की भावना है कि नहीं है, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो ये सामाजिक क्षेत्र में आ जाता है। भावात्मक क्षेत्र यानी कि इमोशनल डोमेन में क्या आता है, भावनाओं की पहचान करना, अभिव्यक्ति करना। ऐसा नहीं कि कोई मर गया आप हंस रहे हैं वहाँ पे जाके, ठीक है, तो ये चीज़ चेक की जाती है इसी में कि आप भावात्मक रूप से कितने विकसित हैं। खुशी, डर, दुख, गुस्सा जैसी भावनाओं को आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, हंसने की जगह आप रोना शुरू कर दें, रोने की जगह हंसना शुरू कर दें, तो ये सारी चीज़ें भावात्मक क्षेत्र में देखी जाती हैं कि आपका इमोशनल डोमेन में आप कैसे हैं। ठीक है, आप भावनाओं को समझ पाते हैं इंसान की कि नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, कोई दोस्त अपना दुख समझा रहा था, आप हंसना शुरू कर दें, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर जो पांचवा क्षेत्र आपका वो है नैतिक क्षेत्र यानी कि मोरल डोमेन। सही गलत आप पहचानना जाने कि बच्चा सही गलत की पहचान कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, न्याय और मूल्यों का विकास उसका कितना हुआ है, मूल्य जानता भी, ईमानदारी जानता भी कि नहीं, कि उसे 5 रुपये मिले उसने उठा के रख लिए जेब में, 100 का मिला तो आपको पकड़ा दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी देखनी है कि वो सही गलत की पहचान कर पाता कि नहीं कर पाता, न्याय करता है कि नहीं करता, तो ये सारी चीज़ों का विकास जो है वो हम नैतिक क्षेत्र में देखते हैं। फिर है कि न्यायपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर है कि नहीं है, तो इसका भी हम विकास किसमें देखेंगे, नैतिक क्षेत्र के अंदर देखेंगे। ये भी विकास का एक डोमेन है। तो अपने विकास के जितने भी क्षेत्र थे वो सारे देख लिए। अब एक दो MCQ देख लेते हैं। तो पहला था कि प्रॉक्सी मॉडिस्टल सिद्धांत का अर्थ है सिर से पैर की ओर, केंद्र से बाहरी अंगों की ओर, बाहरी से अंदर की ओर, तेजी से विकास। ये 4 ऑप्शन है, आपको जो सही ऑप्शन लगे आपको वो कमेंट में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। ये 4 क्षेत्र बताए गए हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं। अभी तीनों पढ़े हैं हमने, तो आप बता सकते हैं, तो ये भी आपको कमेंट में ही बताना है। ठीक है, तो कमेंट में बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से वृद्धि की विशेषता कौन सी नहीं है। तो वृद्धि की बात हो रही है, इस पर फोकस करना है, विकास की बात नहीं हो रही है, वृद्धि की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि वृद्धि जीवन भर चलती है, क्या वृद्धि मापी जा सकती है, क्या वृद्धि अदृश्य होती है, क्या वृद्धि केवल मानसिक होती है। ठीक है, तो जो भी आपको सही लगे आप कमेंट में बताना। 3 ही क्वेश्चन है, तीनों के आंसर आपको बताने हैं। अब हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को देख लेते हैं कि कौन से तत्व ऐसे हैं जो वृद्धि और विकास दोनों को प्रभावित करते हैं। तो पहला आपका वंशानुगत यानी कि हेरिडिटी,
तो ये कैसे प्रभावित करती है? तो वंशानुगति के माध्यम से माता पिता से उनके बच्चों को जेनेटिक कोड मिलते हैं जो शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मम्मी पापा से जो जीन्स आपको मिलते हैं उसी से आपकी बॉडी सॉडी, आपकी हाइट वाइट सब डिपेंड करती है, कलर भी उसी पे डिपेंड करता है। तो वही बताया गया है कि वंशानुगति के माध्यम से माता पिता से उनके बच्चों को जेनेटिक कोड मिलते हैं जो शारीरिक तथा मानसिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। अब इसमें दो चीज़ें पढ़नी है आपको, जेनोटाइप और फेनोटाइप। जेनोटाइप क्या कहता है? वह आनुवंशिक गुण होते हैं जेनोटाइप जो हमें हमारे माता पिता से प्राप्त होते हैं, मतलब जो माता पिता से आपको प्राप्त हो रही चीज़ें वो जेनोटाइप में आ जाएंगे। ठीक है, वो आनुवंशिक गुण जो आपको आपके माता पिता से मिल रहे हैं, जैसे आपको कलर मिल गया, आपको हाइट मिल गई, आपको आवाज़ मिल गई उनसे, तो ये सारे कैसे हो जाएंगे? जेनोटाइप हो जाएंगे, जो आपके मम्मी पापा से आपको मिल रहे हैं। फेनोटाइप में क्या आते हैं? तो फेनोटाइप में वह लक्षण आते हैं जो हमारे आनुवंशिकी तथा पर्यावरण के समायोजन से बाहरी रूप से व्यक्त होते हैं। यानी कि सिर्फ मम्मी पापा से नहीं मिले आपको, आप जैसे वातावरण में रह रहे हैं उसका भी प्रभाव पड़ा है। जैसे क्या, मम्मी पापा तो आपके गोरे थे लेकिन वो चेन्नई पहुंच गए, आप वहाँ पे काले हो गए, तो पर्यावरण का भी फर्क पड़ रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी? ये फेनोटाइप में आ जाएंगे। इसमें कद है, रंग है, आंखों का रंग है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो वो लक्षण जो आपको आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक्स और पर्यावरण दोनों के समायोजन से बाहरी रूप से मिलते हैं, तो वो आपके फेनोटाइप में आ जाते हैं। अब दूसरा जो है आपका वो है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन कैसे प्रभावित करता है आपको विकास और वृद्धि को, वो हम देख लेते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या है कि उचित पोषण की कमी शारीरिक विकास को रोक देती है। अब क्या है कि आप ऐसे घर में पैदा हो गए, आपको खाने को ही नहीं मिल रहा है, अब खाने को नहीं मिलेगा तो आपकी हाइट रुक जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आप सूखे रह जाएंगे, ये सारी चीज़ें। अगर मान लिया ऐसे घर में आप पैदा हो गए हैं, अच्छा खासा खाना मिल रहा है, तो आपकी बॉडी सॉडी बनेगी, आपने प्रोटीन लेना शुरू कर दिया, जिम जाना शुरू कर दिया, तो बॉडी सॉडी बन जाएगी। तो वही बताया गया कि पोषण जो होता है वो भी प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को। अगर पोषण अच्छा है तो आपका वृद्धि और विकास अच्छे से होगा, अगर पोषण आपको सही से नहीं मिल रहा तो वृद्धि भी रुक जाएगी और विकास भी इतने अच्छे से नहीं होगा। तो यही इसमें बताया गया है। तीसरा जो पॉइंट है जो वृद्धि विकास को प्रभावित करता है वो है आपका सामाजिक आर्थिक स्थिति, कि आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है। अच्छी आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा, पोषण और विकास के अवसर मिलते हैं। जैसे क्या कि आप अच्छे घर में पैदा हो गए, अमीर घर में पैदा हो गए, पैसा ही पैसा है आपके पास, ठीक है, अब पैसा अच्छा है तो फिर क्या आप जो विकास है वो भी अच्छे से हो सकता है। आप मस्त, आपको जो चीज़ें पसंद आ रही है आप खरीद ले रहे हैं, आपको जो खाने का मन कर रहा है आप खरीद ले रहे हैं, खा पी ले रहे हैं, तो आपका जो विकास होगा वो बहुत अच्छे से होगा, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी होगी, शारीरिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन कोई ऐसे घर में पैदा हो गया जहाँ खाने को भी नहीं है, कुछ रुपए ही नहीं है उसके पास, तो बेचारा कहीं फुटपाथ पर बैठ के कमा रहा है, दिन भर केले बेच रहा है, तब जाके कुछ रुपए कमा पा रहा है। तो वही बात है कि अगर आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आपका वृद्धि और विकास अच्छे से होगा, अगर अच्छी नहीं है तो आपका वृद्धि और विकास उतने अच्छे से नहीं होगा, यही बताया गया है। लेकिन कई बार होता क्या है कि खेतों में जो काम करते हैं उनका वृद्धि और विकास बहुत अच्छे से भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि होगा नहीं, बस अवसर अगर उसे सही मिलते हैं तो हो भी जाता है। फिर चौथा जो पॉइंट है वो है आपका पर्यावरण। पर्यावरण की बात करें कि पर्यावरण कैसे वृद्धि विकास को प्रभावित करता है, तो देखिए पर्यावरण में दो पर्यावरण आएंगे। पहला प्रजनन पूर्व पर्यावरण। देखिए प्रजनन पूर्व पर्यावरण क्या कहलाएगा? जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो वो आपको कहलाता है प्रजनन पूर्व पर्यावरण। ठीक है, तो प्रजनन पूर्व पर्यावरण यानी कि गर्भ में बच्चे का विकास माँ के पोषण, मानसिक स्थिति तथा स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यानी कि माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो कैसा पर्यावरण में है? वो प्रजनन पूर्व पर्यावरण में। अब ऐसे टाइम पे वो किस पे डिपेंड करेगा? तो माँ की मानसिक स्थिति पे डिपेंड करेगा कि माँ कैसी है, वो कैसा खा पी रही है। ऐसा नहीं है वो सिगरेट पी रही हो बैठ के, ठीक है, अब वो सिगरेट पिएगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा अंदर, ठीक है। तो वही कहा गया कि माँ के पोषण, मानसिक स्थिति उसकी कैसी है। ऐसा नहीं है कि बहुत काम करना पड़ रहा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। फिर तीसरा कि स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि उसका स्वास्थ्य कैसा है माँ का। अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा अच्छा होता है, वृद्धि विकास उसका सही होता है। लेकिन अगर माँ का स्वास्थ्य खराब रहा हो तो बच्चे में दिक्कत देखने को मिल सकती है, तो यही कहा गया है। और दूसरा पर्यावरण तो आप जानते ही हैं, जो हमारा बाहर का जो पर्यावरण है, मतलब कि बच्चा जो पैदा हो जाए उसके बाद का जो बाहर का जो पर्यावरण है वो कैसे प्रभावित करता है, वो तो हमने देख ही लिया कि अगर आप ऐसे इलाके में पैदा हो गए जैसे साउथ वाले में तो गर्मी बहुत पड़ रही है, आप काले हो जाएंगे। बर्फ़ के इलाके में पैदा हो गए तो हो सकता है आप गोरे हों। अगर राजस्थान के एरिया में पैदा हो गए तो हो सकता है आपकी हाइट अच्छी हो जाए। अगर आप आसाम साइड के एरिया में पैदा हो गए हो सकता है आपकी हाइट कम रह जाए। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो पर्यावरण का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। भावनाओं की बात करें, जो पांचवा पॉइंट है, ये कैसे प्रभावित करता है वृद्धि और विकास को? तो माता पिता की मृत्यु,
जलन बच्चों के मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे क्या कि छोटा था बच्चा, उसके मम्मी पापा की मृत्यु हो गई, तो उसका बहुत ज़्यादा गहरा सदमा लग जाता है बच्चों को, तो वृद्धि विकास उतने अच्छे से नहीं हो पाता। सिबलिंग्स में जो जलन वगैरह रहती है, आपके भाई बहन ही आपसे चिढ़ रहे हैं कि आप बड़े हैं, आपको ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, या आप छोटे हैं तो आपको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, तो ये भी बच्चे को इम्पैक्ट डालते हैं। तो ये भी चीज़ क्या है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है। फिर छठा है आपका ऋतु, सीजन कैसे आपको विकास और वृद्धि को प्रभावित करेगा। तो देखिए, गर्मी तथा शरद ऋतु में जो वजन होता है तो वो ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप गर्मी और सर्दी में हैं तो आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा। अगर आप बसंत ऋतु में हैं तो आपकी ऊंचाई में ज़्यादा वृद्धि होती है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, मुझे अभी पता चली कि गर्मी और सर्दी में वजन, तो बसंत ऋतु में ऊंचाई ज़्यादा, मतलब ऊंचाई में ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, अब सातवां जो पॉइंट है वो कैसे वृद्धि को और विकास को प्रभावित करेगा, इसमें आता है दीर्घकालिक रोग, यानी कि ऐसे बीमारी आपको लग जाए जो बहुत लंबे समय तक रह रही है। जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, और कोई लंबी बीमारी, हेपेटाइटिस बी या पीलिया वगैरह, या कोई भी ऐसी बीमारी जो बहुत लंबे समय तक है, तो वो बच्चे पे बहुत ज़्यादा असर डालती है। ठीक है, तो इससे भी उनकी वृद्धि और विकास रुक जाती है। फिर है इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। अगर बच्चा होशियार है, ठीक है, सॉरी, मम्मी पापा होशियार हैं तो बच्चा भी होशियार होता है, मम्मी पापा उतने नहीं इंटेलिजेंट तो बच्चा भी थोड़ा सा वीक रहने के चांस रहते हैं। और दूसरा कैसे वृद्धि विकास को इंटेलिजेंस प्रभावित करता है, अगर बच्चा होशियार है तो वो किसी भी वातावरण में खुद को डाल लेता है। अगर वो होशियार नहीं है, इंटेलिजेंस उतनी अच्छी नहीं है उसकी, तो वो उसका जो वृद्धि विकास है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर आपका जो 9 पॉइंट है वो आता है लिंग, यानी कि सेक्स। इसमें लड़कियां की अगर हम बात करें तो लड़कियों में क्या होता है, भाषा अधिग्रहण जो होता है वो बहुत जल्दी से होता है, वो कोई भी भाषा बहुत अच्छे से सीख लेते। ठीक है, ये लड़कियों में देखने को मिलता है। जबकि लड़कों में क्या होता है, लड़कों में बात करने की जो कला होती है वो इतनी अच्छे से नहीं आती, जल्दी विकसित नहीं होती। जबकि लड़कों में क्या देखने को मिलता है, शारीरिक जो कौशल होता है वो जल्दी विकसित हो जाता है। वो जल्दी से क्या करते हैं, बॉडी शॉडी उनकी बन जाती, खेलने कूदने में रहते हैं, चोट कितनी भी लग जाए इतनी असर नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें लड़कों में देखने को मिलती हैं। तो जो जेंडर होता है, जो लिंग होता है, ये भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है वृद्धि तथा विकास को। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद रखना इन पॉइंट्स को। इस वीडियो में हम यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।